हेलो बेटा, 8th साइंस नॉन कोचिंग क्लास में कल हमने लेवलिंग पढ़ा, मैन्योरिंग पढ़ा एंड इरिगेशन पढ़ा। ठीक है, नेक्स्ट मेथड आता है अपना इरिगेशन में। हमने मेथड पढ़ने की कौन कौन से मेथड से हम सिंचाई है वो कर सकते हैं। तो सबसे पहला आता है बेटा अपना स्प्रिंकलर सिस्टम। जो आप फव्वारे देखे ना आपने, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, स्प्रिंकलर सिस्टम बोलते हैं। इस मेथड को आप किस तरह जो बेटा जो बड़े एरिया जैसे डेजर्ट्स एरिया हो गया या फिर ऐसे एरिया जहाँ पे बारिश का अनइवन रेनफॉल होता है, यानी कि कभी बारिश हो जाए कभी नहीं हो, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ना हो, ऐसे जगह पे हम इस सिस्टम का यूज करते हैं। इसमें कैसे होता है बेटा, सभी ने देखे हुए फव्वारे कैसे होते हैं। एक मेन पाइप होता है, उस पाइप से क्या होते हैं बहुत सारे जो साइड पाइप हैं वो उससे अटैच किए जाते हैं, एक सीरीज में उनको निकाला जाता है। ठीक है, तो जब पानी इसमें से पूरे जो पाइप में से फ्लो करना स्टार्ट होता है तो जो साइड पाइप होती हैं उन तक भी वो पानी एंटर करता है और फिर स्प्रिंकलर यानी कि बौछारों के रूप में वो पानी है वो बाहर आता है। ठीक है, जो क्रॉप्स होती हैं उन पे वो बारिश के रूप में वो पानी है वो गिरता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा आपका ड्रिप इरिगेशन। ठीक है, ड्रिप से आप किस तरह सिंचाई करोगे। मेनली जो ड्रिप इरिगेशन है वो बेटा आपको कहाँ देखने में मिलेगा, जो आप फूल या फल या सब्जी की जो भी छोटे ट्रीज होते हैं जहाँ पे ऐसी खेती की जाती है उनमें मेनली ड्रिप इरिगेशन है वो काम करता है। ड्रिप सिस्टम में क्या होता है, जो वाटर पंप होता है बेटा इसको मेन पाइप से अटैच कर दिया जाता है, वो भी ऐसे ही फर्दर छोटे छोटे पाइप तक जाता है। ये पाइप क्या होते हैं बेटा, छोटे छोटे नोजल लगे होते हैं बिल्कुल प्लांट्स की रूट के पास। जैसे ये अपना प्लांट हो गया, जैसे ये फैक्ट का लिखा हुआ है हमने, ये प्लांट हो गया, तो इसके जस्ट बिल्कुल इसके जड़ के पास क्या होता है, जो नोजल लगी होती है, वहाँ से बूंद बूंद करके ड्रिप बाय ड्रिप ड्रॉप ड्रॉप करके पानी गिरता रहता है और वो पानी एग्जैक्टली कहाँ जाता है, रूट्स में ही जाता है। तो इस तरह से जो पानी है वो वेस्ट, लार्ज क्वांटिटी में पानी जरूरत भी नहीं पड़ती और पानी है वो वेस्ट नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा वाटर लॉगिंग। वाटर लॉगिंग यानी एक जगह पानी का इकट्ठा होना। तो किस तरह से प्रिवेंट करेंगे, देखो बेटा, वैन एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर इज़ गिवन टू, जब बहुत सारा पानी मिट्टी में डाला जाता है तो ये बहुत गीली हो जाती है और जो पानी है वो प्लांट के पास ही इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है। इसको या तो हम एक्सेसिव इरिगेशन यानी कि ज़्यादा रूप में ज़्यादा मात्रा में सिंचाई बोल सकते हैं या फिर वाटर लॉगिंग पानी का इकट्ठा होना बोल सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा अगर हम सिंचाई करते तो इससे क्या क्या नुकसान होंगे वो भी आप देखेंगे बेटा। अभी जो पानी है ज़्यादा डालोगी तो सोइल क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा गीली हो जाएगी और जो इसमें से पानी यानी कि एरिएशन है, जो हवा है वो बाहर अंदर आसानी से नहीं जा पाएगी, जिससे जो पानी की रूट है या फिर जो प्लांट की रूट है या बीज है वो गल जाएगा। ठीक है, वाटर लॉगिंग से क्या होगा बेटा, जो साल्ट है सोइल में वो क्या करेगा, फर्टिलिटी को बिल्कुल ख़त्म कर देगा, डैमेज कर देगा फर्टिलिटी को, उपजाऊ क्षमता को। ठीक है, इससे क्या होगा, पानी एक्सेस अमाउंट में अगर आपने दिया है तो आपको अगर आप पानी है मिट्टी में गीलापन है तो आपको ज़्यादा पानी वहाँ पे देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हमें राइट अमाउंट में ही इरीगेशन करना चाहिए। इरिगेशन अगर सोइल है तो वो देखो बेटा क्या क्या चीज़ें और इन्फ्लुएंस करता है, किसी चीज़ के बारे में देखो। सैंडी सोइल नीड्स मोर वाटर बिकॉज ऑफ द फास्ट प्रिलिक्वेशन एंड लेस वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी। जो सैंडी सोइल होती है, जो बालू मिट्टी होती है, उसमें बेटा ज़्यादा पानी की जरूरत पड़ती है क्योंकि वो जल्दी सूख जाती है। ठीक है, उसमें वाटर लॉगिंग कैपेसिटी होती है वो कम होती है, पानी को इकट्ठा करके नहीं रख पाती। जबकि क्लेई सोइल होती है, चिकनी मिट्टी है या ब्लैक सोइल है, उसमें क्या होता है बेटा, मोर वाटर यानी कि वो ज़्यादा पानी को अपने अंदर रिटेन करके सोख के रख सकती है, इसलिए उसमें पानी की ज़रूरत कम पड़ती है। यानी कि वाटर लॉगिंग की कंडीशन भी उसमें क्या होती है बेटा, ज़्यादा होती है। ये चिकनी मिट्टी है तो पानी को क्या करेगी, सोखेगी नहीं। नेक्स्ट आता है बेटा एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स। अब फर्टिलाइजर और मैन्योर क्या हमारे क्रॉप में अगर हम डालते हैं तो क्या क्या एडवांटेजेस हो सकती हैं, उनकी क्या क्या डिसएडवांटेजेस होती हैं वो पढ़ते हैं बेटा। आपको पता है जो सोइल की सबसे ऊपर वाली लेयर होती है उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं और प्लांट की जो ग्रोथ होती है उसको रिक्वायर क्या करते हैं बेटा, यही न्यूट्रिएंट्स उसकी ग्रोथ में हेल्प करते हैं। हमें पता है प्लांट्स कहाँ से लेते हैं बेटा, ये न्यूट्रिएंट्स सोइल से लेते हैं। तो सोइल की फर्टिलिटी लैंड कैपेसिटी पे डिपेंड करती है, यानी कि कितनी कैपेसिटी है। सफिशिएंटली प्रोवाइड न्यूट्रिएंट दैट आर नीडेड टू ग्रो क्रॉप्स। ठीक है, जो लैंड है, जो मिट्टी है, वो कितने न्यूट्रिएंट्स हमें कितनी न्यूट्रिएंट्स क्रॉप्स को दे पाती है, ये उसकी सफिशिएंटी पे डिपेंड करता है। Fertilizers are made from inorganic compound और a mixture of compound which supply particular nutrient to the soil। फर्टिलाइजर को हम बहुत सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड की हेल्प से मिक्स करके बना सकते हैं। जैसे फर्टिलाइजर्स में क्या क्या आता है बेटा, यूरिया है, पोटास है, नाइट्रोजन फॉस्फोर पोटेशियम का सॉल्यूशन है, अमोनियम सल्फेट है, सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम है। तो इस तरह से बहुत सारे जो आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड हैं या फिर मैन्योर और फर्टिलाइजर है वो आपको मिल सकते हैं। फर्टिलाइजर्स हैव फॉलोइंग एडवांटेज। अब एडवांटेजेस क्या हैं इनको यूज़ करने के, देखो फर्टिलाइजर क्या करता है बेटा, स्पेसिफिक यानी कि मिट्टी में जिस न्यूट्रिएंट्स की कमी है, मान लो नाइट्रोजन की कमी है तो हम नाइट्रोजन वाला न्यूट्रिएंट ही या फर्टिलाइजर ही मिट्टी में डालेंगे तो क्या होगा, जो प्लांट को नाइट्रोजन चाहिए था उसकी वो जो चाहिए था वो क्या हो जाएगी, कंप्लीट उसको मिल जाएगा। ठीक है,
क्रॉप स्पेसिफिक होते हैं ये। फर्टिलाइजर कैन बी इजीली स्टोर, और इसको हम इजीली स्टोर, एक पैकेट आता है उसको आप कहीं भी रख सकते हो, कहीं भी उसको ले जा सकते हो, कहीं भी ला सकते हो उसको, ठीक है, हैंडल कर सकते हो उसको इजीली, ठीक है। कंसनट्रेटेड सोर्स ऑफ द सॉइल न्यूट्रिएंट्स, इसमें क्या होता है जितना आपको चाहिए उतना ही उस मिट्टी में आप इसको यूज कर सकते हो। ये इजीली क्या करते हैं प्लांट्स, इनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं क्योंकि ये पानी में आसानी से घुल जाते हैं। आपको पता है प्लांट क्या करेगा, पानी को सोखेगा और ये पानी में मिलकर प्लांट तक कम्प्लीटली चले जाएंगे, ठीक है। आपको पता है कि बेटा फर्टिलाइजर्स क्या करते हैं, जो फार्मर होते हैं, किसान होते हैं, उनकी मदद करते हैं क्योंकि बहुत सारी अच्छी फसल होती है, यील्ड ज़्यादा होती है, जैसे गेहूँ है, चना है, जौ है, मक्का है, ये सब क्या करते हैं बेटा फर्टिलाइज़र के यूज से अच्छी इसमें जो यील्ड कैपेसिटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, इनका अगर हम यूज़ के साथ साथ जो यूज़ करते हैं, जो फ़ायदे लिए उसके साथ साथ नुकसान भी होता है। ये क्या करते हैं मिट्टी को लेस फर्टाइल बनाते जाते हैं, यानी कि उपजाऊ क्षमता को कम कर देते हैं। दूसरा वाटर पोल्यूशन भी इससे इंक्रीज होता है। जबकि हम अगर नेचुरल या ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र या मैनोर का यूज़ करते हैं तो इससे प्लांट की ग्रोथ भी बढ़ती है और यील्ड भी अच्छी आती है। और ये क्या होते हैं ह्यूमस में रिच होते हैं, यानी कि खाद अच्छा होता है इसमें। इनमें क्या क्या एडवांटेज होंगी बेटा, इससे सॉइल टेक्सचर है वो अच्छा हो जाएगा, ठीक है, फर्टिलिटी को इंक्रीज कर देंगे, और जो फ्रेंडली माइक्रोब्स हैं यानी कि छोटे छोटे बैक्टीरिया हैं, जीवाणु हैं मिट्टी के अंदर, उनको ये इंक्रीज करते हैं। मैन्योर इम्प्रूव दी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, और इनसे जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो भी इंक्रीज होती है। गैसेज का एक्सचेंज होता है, वो इजीली जो पोर्स होते हैं मिट्टी के अंदर उनके कारण इनमें क्या होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेज है वो आसानी से हो पाता है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट आता है नेचुरल मेथड। Beside the supply of nutrients artificially, there are some natural methods also that help in the regaining the lost nutrient in the soil. These are, अब हम मैनोर्स और फर्टिलाइजर्स डाल रहे हैं तो उसके अलावा भी नेचुरल मेथड हैं जिसके हिसाब से भी हम क्या कर सकते हैं सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की जो कमी है उसको पूरा कर सकते हैं। देखो सबसे पहला आता है फील्ड फैलो। इस प्रोसेस में जो फील्ड है, जो फील्ड इज लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर वन और मोर सीजन, जैसे आपको होता है ना बदवाड़ छोड़ देना, यानी कि आप उस खेत को क्या करोगे, बोओगे नहीं, एक ईयर तक कम्प्लीटली उसको ऐसे का ऐसा ही रहने दोगे, ठीक है। इससे क्या होगा, जो मिट्टी है जिसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई थी वो उस टाइम ड्यूरेशन में कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि डेड प्लांट एनिमल्स वहाँ पे सड़े गले रहेंगे, जो ऑर्गेनिक मैटर वहाँ पे उस खेत में कंप्लीट हो जाएगा तो वो धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाएगा। उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देंगे और उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे बेटा, ह्यूमस में, खाद में उसको कन्वर्ट कर देंगे। दूसरा आता है मिक्स्ड क्रॉपिंग। अगर आप मिक्स्ड क्रॉपिंग यानी कि दो या दो से ज़्यादा फसल को मिला के बोते हो सेम जगह पे सेम फील्ड में, तो इसको आप क्या बोलते हैं, मिक्स क्रॉपिंग बोलते हैं। मिक्स सीड्स की हेल्प से आप दो क्रॉप भी ले लोगे और इसको आसानी से आप क्या कर सकते हो बेटा, उगा भी सकते हो। ये क्रॉप किस में हेल्प करेंगे बेटा, ये दो एक दूसरे को ग्रोथ करने में भी हेल्प करेंगे और जिसमें जिस न्यूट्रिएंट की कमी होगी वो उसकी मेंटेन भी कर देगा। जैसे आप क्या कर सकते हैं बेटा, सीरियल क्रॉप्स होती हैं जैसे गेहूँ है, इसको आप किसके साथ, दूसरी जैसे कि पल्सेज दालें हो गई, दाल के साथ आप आसानी से इसको उगा सकते हो। इसमें नाइट्रोजन का यूज है वो अच्छे से हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वीट में क्या होता है, कंपनसेटेड बाय एडिशन ऑफ नाइट्रोजन इन द सोइल बाय रेजोनियम बैक्टीरिया लिविंग इन द रूट्स ऑफ द लिग्म। एज दिस बैक्टीरिया फिक्स नाइट्रोजन, दिस हैज़ टू एडवांटेजेस। जो जड़ है, जो इसकी रूट्स होती हैं उसमें क्या है, वो नाइट्रोजन प्रेजेंट हो, क्या करेगा वहाँ पे एक बैलेंस बना के रखेगा, जिससे क्या क्या एडवांटेजेस मिलेंगे बेटा, इससे जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगा। दूसरा, अल्टीमेटली फील्ड ऑफ द क्रॉप इज इम्प्रूव्ड, और अपने आप ही क्या होगा, जो क्रॉप का फील्ड है वो अपने आप इम्प्रूव हो जाएगा, इनकी कोई खर्चा वहाँ पे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आपको यहाँ तक का रीड करना है, इसके साथ आपको PDF मिल जाएगा, तो आप बेटा सभी बच्चे उस PDF को रीड करेंगे। रिटन वर्क है वो लेसन कंप्लीट होने के बाद मैं करवाऊंगी, सिर्फ PDF को आपने रीड करना है और वहाँ से आप जो मीनिंग बताए जाते हैं वहाँ पे वो लिख सकते हो आप पेंसिल की हेल्प से बुक में, ठीक है बेटा।